भी जुड़ गए हैं, थोड़े समय के लिए जुड़े हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका स्वागत है। सर क्या लेटेस्ट है? सीधा ही पूछूँगा आपसे कि क्या चल रहा है इस टाइम वहाँ पर? देखिए, कल रात से माहौल जो है वो गर्म है। कल जो हमारे वहाँ के जो दूसरे किसान नेता थे जो यंग हैं, जिनके रगों में खून ज़्यादा दौड़ता है, यस। उन लोगों ने कल वहाँ पे जेसीबीज़ का और वहाँ पे जो अर्थ मूवर्स होते हैं, उनका इंतज़ाम किया और ये कहा कि अगर 21 तारीख की 11 बजे की कॉल है, तो हम पूरी तैयारी के साथ आ गए हैं और अगर सरकार हमें अवरोध नहीं हटाएगी, तो हम उस साइड से शांतिपूर्वक निकलना चाहते हैं। और जो पॉलिन उन्होंने लगाई है, उसका भी नाम उन्होंने शांति रखा है कि हम शांति के दूत हैं, हमें दिल्ली जाने से ना रोका जाए। हम आर्टिकल 19 और 21 में हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ वर्ड जो है वो है, तो इसके लिए आप हमें रोक नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि अवरोध सरकार ने लगाए, हमने नहीं लगाए। रास्ते इन्होंने जाम किए हैं, चाहे वो जीटी रोड हो, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो। आपने देखा 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में किस तरीके की घेराबंदी की गई है। गाजीपुर में आपने देखा किस तरीके से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि ट्रैफिक मूवमेंट सारी आनंद विहार से हो जाए। अब आनंद विहार नीचे से मूवमेंट का मतलब ये है कि कम से कम 5-5, 6-6 किलोमीटर के जाम लगेंगे, 1.5-1.5 घंटा लगेगा नोएडा के लोगों को दिल्ली में प्रवेश करने के लिए, या दिल्ली के लोगों की जो गाड़ियां होती हैं, जो परचून का सामान लेके ट्रक निकलते हैं, तो वो सब कार्य व्यवस्था को खराब करना, ट्रैफिक को रोकना, धारा 144 लगाकर लोगों पे प्रताड़न करना, ये सरकार का काम है और सरकार ने ये किया है। तो इसमें रोग जो है वो सरकार है, क्योंकि सरकार रोग हो गई है और कोई भी कार्यपालिका का, विधायिका का नियम पालन नहीं करती है, पुलिस को काम नहीं करने देती है। हर चीज में सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ की टुकड़ियों को लेके आए हैं। आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया किस तरीके से वहां पे मोटर शेल्स मिले 81 के, किस तरीके से 315 की गोलियां चलाई गई, उनके एम्प्टी शेल्स मिले। तो रबड़ बुलेट्स, पेलेट गन्स, तो ये किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? ये हमारे अन्नदाताओं के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये उन लोगों पर अटैक कर रहे हैं, किसान जिससे देश बना है। देश की 80 करोड़ लोगों को, जिसको आप लाभार्थी वर्ग कहते हैं, उसमें चंद लोग मिलकर उन पे गोलियां बरसाएंगे, आंसू गैस के बॉम्ब छोड़ेंगे, तो इस देश में लोकतंत्र और विधायिका बचेगी क्या? आपने भी मैं सुन रहा था अरुण जी कह रहे थे कि सरकार को करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो सरकार तो सुनना चाहती नहीं है, इसका सरकार के पास तो साधन है ईवीएम का। ये तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अटैक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो देश की डेमोक्रेसी को, राइट टू वोट को, 1 पर्सन 1 वोट के सिस्टम को खत्म करता है। और फाइनेंस एक्ट के थ्रू जितने भी ये धाराएं लगाई गई, जिसमें अमेंडमेंट्स किए गए, इलेक्शन कमीशन की आपने जो है इंडिपेंडेंस खत्म कर दी, आपने ईवीएम के ऊपर जो विश्वास था लोगों को, इलेक्टोरल प्रोसेस पे आपने उस पर रोक लगा दी, तो फिर किसान कहाँ से आपकी बात सुन लेंगे? अब मामला ये है, जहां तक किसान आंदोलन का मामला है, किसानों ने आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किसान लीडरों ने। उसमें स्वरण सिंह बंडेर ने कहा कि ऐसा ना हो कि खून की होली हो, तो ये प्रोडिक्शन उन्होंने कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जो आगू हैं सबसे आगे चलेंगे और उसके बाद देखेंगे अगर हमें रोका जाएगा तो पीछे से हमारे साथ जो जनता है या हमारे साथ जो संगत है वो आगे बढ़ेगी। पर अभी ये बातचीत चली रही थी और ये भी सुनने में आ रहा था कि कुछ सेक्रेटरी लेवल पे वहां पे दलजीत सिंह डल्लेवाल को फोन भी जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आप पांचवी दौर की वार्ता के लिए हम तैयार हैं। यस। अब पांचवी दौर की वार्ता के लिए कल शाम को इनको मैसेज भेजना चाहिए था। अब जब 11 बज गए, 11:30 बज गए और वहां पे जो यूथ है वो अब बेसब्र हो रहा है। वहां लोग एक हफ्ते से बैठे हैं, तो एक हफ्ते से वो अब किसी घर में नहीं बैठे, वो अपने ट्रैक्टरों की ट्रॉलियों के नीचे सो रहे हैं। कल बारिश हुई, वहां ओलावृष्टि हुई, आपने देखा रात में किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के नीचे बेचारे वो जमीन पे, सड़क पे, तारकोल पे चादर बिछा के लेटे हुए थे। मतलब उनकी हालत तो एक जानवर से भी बदतर है, यस। इस देश के किसान की हालत। और ये कहीं भी नहीं हुआ। आपने देखा कि जितने भी देशों में किसानों का आंदोलन हुआ सपोर्ट प्राइस को लेकर, तो वो तो अपनी जर्मनी की और फ्रांस की और डेनमार्क की और पोलैंड की पार्लियामेंट तक पहुंचे। वहां पे उन्होंने गोबर खाद गिरी और उनको अपना विरोध प्रदर्शन जताया। तो ये कौन सी संसद बनी है जो संगोल की राजनीति कर रही है, जो देश के किसानों की बात नहीं सुनना चाहती, जो देश के मजदूरों की बात नहीं सुनना चाहती? अगर आप खेतीहर मजदूरों को किसानों से जोड़ लें तो 80 करोड़ जनसंख्या, 16.5 करोड़ परिवार होते हैं ये। आप 80 करोड़ लोगों के खिलाफ खड़े हैं और आप जो है पेपर में ऐड निकाल रहे हैं कि हमने 23 फसलों पर एमएसपी दे दी। कागजों पे एमएसपी देने से क्या एमएसपी मिल जाती है? यही मक्का है जिसपे पीपली पे आंदोलन हुआ था आज से 8 महीने पहले।
हमारे किसान नेता अरेस्ट हो गए थे, चक्का जाम हो गया था, हमने हाईवे जाम कर दिया था, डीसी ने आके माफी मांगी थी और 10 दिन के लिए एमएसपी खोली और 5% एमएसपी भी नहीं खरीदी और उसके बाद फिर बंद कर दिया। उस मक्के पे एनसीसीएफ अब खरीदना चाहती है मक्का और उसके बाद अनुबंध खेती करवाना चाहती है अदानी अंबानी के थ्रू। इसी का तो विरोध किया था हम लोगों ने। तो किसान की जो जो सरकार की मंशा है वो किसान विरोधी है, ये किसान समझ चुका है। और वो देश विरोधी है, ये देश का इलेक्टोरेट भी समझ चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो हुआ, आपको मैंने एक डाटा और बता देता हूं, 2 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ हुए जो 5,000 6,000 कंपनियों के। अगर उनका आप डेटा निकाल लें कि उन्होंने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड में फंड डाला पैसा और इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बीजेपी को फंड किया, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 6,500 करोड़ रुपए को मोदी जी कहते हैं ये तो सुदामा, हम तो सुदामा है, अपने आप को सुदामा बता रहे हैं कि एक चावल का दाना मिला हमें, उसमें भी सरकार को, उसमें भी लोगों को, अपोजिशन को प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब तो साफ हो गया है कि अगर 6500 करोड़ रुपए सुदामा के चावल के दाने के बराबर है, तो इसका मतलब है कि 1 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग होती है इनको इलीगल तरीके से शेल कंपनियों के थ्रू, और उन्हीं कंपनियों को ये एलआईसी और हमारे एसबीआई का पैसा दिलवाते हैं, उनका शेयर 4,000 रुपए का करवाते हैं ताकि उसका 20% शेयर उनको मिल जाए। आपने और देखा कि जितनी कंपनियों के एनवायरमेंटल क्लियरेंस, 150 एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस इस साल के वित्तीय वर्ष में 23-22, 23 और 23-24 में सारे नॉर्म्स को ताक पे रख के ये कर रहे हैं, चाहे वो कोल माइन के प्रोजेक्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो। और पिछले 4 साल में इन्होंने इसी तरीके से सारे एनवायरमेंट को ताक पे रख के जंगल कटवाए, जल पे अपना कब्जा किया, जमीनों पे अपना कब्जा किया, और फिर ये कहते हैं कि हम आदिवासी समाज के लिए जनमन स्कीम लेकर आ रहे हैं। तो जिनका ये प्रताड़न करते हैं उनके लिए स्कीम ले आते हैं। अब सरकार ने किसानों को भी तो यही लॉलीपॉप दिया, हम 5 फसलों पे आपको एमएसपी दे। अरे 23 फसलों पर एमएसपी तो आपकी सीएसईपी से डिक्लेयर्ड है। 5 फसलों पे एमएसपी देके आप क्या करेंगे? आप 23 के 23 पे लीगल गारंटी दे दीजिए जो किसान मांग रहा है, किसान की मांग मान लीजिए, बात खत्म हो जाती है। पर नहीं, ये लड़ाई करेंगे, ये वहां दिखाएंगे कि देखिए हमारे जवानों पे किस तरीके हमारा प्रताड़न हो रहा है। ये सरकार जो है सांप्रदायिकता के नाम पर, ये सरकार फिरका परस्ती के नाम पर किसानों को उग्रवादी, खालिस्तानी बताने की कोशिश कर रही है। आपने देखा कलकत्ते में शुभेंदु अधिकारी जो इनके बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में किस तरीके से एक एसपी को, जसप्रीत सिंह को, यह कह दिया गया कि आप तो खालिस्तानी उग्रवादी क्योंकि आपने पगड़ी बांध रखी है। पगड़ी बांधने वाला आदमी हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए तो खड़ा हो सकता है, पर हिंदुस्तान की कार्य व्यवस्था के लिए तो खड़ा हो सकता है, अपनी जान तो दे सकता है, शहादत दे सकता है, पर अपना हक नहीं मांग सकता। जब वो अपना हक मांगने जाएगा तो वो खालिस्तानी उग्रवादी कहलाएगा। ये तो बीजेपी की मानसिकता है। ऐसी मानसिकता की सरकार के साथ आप क्या उम्मीद करेंगे? आप कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। अभी जब वो वार्ता कर रहे थे, खड़े थे वहां पे, आपस में बातचीत हो रही थी कि कैसे करना चाहिए, सरकार भी वार्ता के लिए बुला रही है, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, आगू वहां फ्रंट पे खड़े थे, इन्होंने आंसू गैस के बॉम्ब फेंकने शुरू कर दिए। अब जो पीछे की संगत है या पीछे का जो वहां का यूथ है, जो किसान शुभ है सरकार से, जो सरकार में बिलीव नहीं करता, उसने कह दिया नागों को, देख लो, तुम तो वहां वार्ता करने की बात कर रहे थे, तुम तो आगे से लीड कर रहे थे, उन्होंने तुम पे आंसू गैस के बॉम्ब छोड़ दिए, तो इनसे क्या बात करें? तो इन्होंने माहौल खराब कर दिया वहां पे। ये चाहते हैं वहां कन्फ्रंटेशन हो, ये चाहते हैं वहां गोलियां बरसाई जाए, ये चाहते हैं कि किसानों को वहां से खदेड़ा जाए। ये जो अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं, ये जो अपने आप को सर्व शक्तिमान बताते हैं, शक्तिशाली बताते हैं, ये अंदर से खोखले हैं। ये गुंडा राजनीति है। ये राजनीति देश की राजनीति नहीं है। देश का संविधान इन गुंडों को सत्ता काबिज होने के लिए नहीं लिखा गया था। ये तो बैकडोर से इन्होंने एंट्री मारी है। और जिस तरीके का व्यवहार ये सरकार कर रही है, ये टोटली असंसदीय है, अमानवीय है, और ये रोग है। और इस सरकार का रोगपना जो दिखाई दे रहा है जनता में, ये जनता में जो रोग एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ावा दे रहा है। कल मैंने शांति की अपील की थी। कल मैंने सभी किसान संगठनों को ये कहा था कि एसकेएम की मीटिंग है 22 तारीख को, एक फोरम बनाने के लिए अभी हमारे कुछ आगू वहां पे मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पे, और लोग भी इसमें जुड़ जाएं। भाई देखिए, ये एमएसपी का मामला खाली पंजाब का मामला तो है नहीं। पंजाब के पास तो 70% एमएसपी धान और गेहूं पे आ ही गई है। वो तो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको भी शामिल कर लीजिए, फोरम बना लीजिए। एसकेएम जो रह गया बीच में, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा है, एसकेएम को भी बुला लीजिए, सब एकजुट हो जाएं, इस लड़ाई को लड़ें। फिर सरकार को क्या, सरकार को तो झुकना पड़ेगा, पर सरकार मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लाके इस देश में एक इलेक्शन ऐसा कराना चाहती है जिस इलेक्शन की कोई बाध्यता नहीं। आपने पाकिस्तान में देखा है कि इलेक्शन ऑफिसर ने क्या कहा,
उसने कहा मेरा जमीर नहीं गवारा करता, मैं आपको कहना चाहता हूं मुझे अरेस्ट कर लीजिए, धांधली हुई है इलेक्शंस में और कुछ सत्ता पक्ष के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आर्मी ने गलत तरीके से वोट काउंटिंग कराई है, जबकि बैलेट काउंटिंग होती है वहां पे, तब भी उसने उस बात को उजागर किया है। इस देश में कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस देश का इलेक्शन कमिश्नर क्यों नहीं कहता मुझ पर दबाव है प्रधानमंत्री का, मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने नहीं देता? क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट में ये बात करने? क्यों नहीं कहते ईवीएम के थ्रू काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, वीवीपैट के थ्रू काउंटिंग होनी चाहिए? हम देश के मतदाता भी हैं, देश के किसान भी हैं, और देश के लिए लड़ने मरने को भी तैयार हैं। जो जवान खड़े हैं ना सरहद के उस पार, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, चाहे किसी के, वो भी किसान के बच्चे हैं। अगर वो पंजाब के किसान के बच्चे नहीं होंगे तो केरल के किसान के बच्चे होंगे, वो उड़ीसा के किसान के बच्चे होंगे, वो राजस्थान के किसान के बच्चे होंगे, वो तमिलनाडु के किसान के बच्चे होंगे। इस देश को चलाने वाला वर्ग जो है वो किसान का मेरा ही है। और जिस तरीके से कॉर्पोरेट नीतियों के थ्रू इस देश पे राज किया जाता है, इस देश को कंट्रोल किया जाता है, इस देश की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लूटा जाता है, वो सरकार के थ्रू वो क्लियर हो गया है कि वो दिखाती है कि वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम करती है, वो लोगों के साथ चलती है, पर वो एक्चुअली कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचा रही है और उसने देश के सारे फाइनेंसेस पे, देश के सारे संसाधनों पे कब्जा कर लिया है। ये उसी तरीके के काले अंग्रेज हैं जैसे ब्रिटिशर्स थे। पॉलिसी बनाइए और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपने काबू में कर लीजिए, उनको कंट्रोल कर लीजिए, उनमें अपॉइंटमेंट्स अपने लोगों की कर दीजिए ताकि बाहर वाला आदमी उसमें घुस ही ना पाए। और यही आपको सामने नजर आ रहा है। ये किसानों के साथ समझौता नहीं करना चाहते। एक हफ्ता हो गया इनसे पॉलिसी नहीं बनी। अब जब वो अपनी गन्स लेके अपने सब लेके खड़े हैं तो किसान क्या कर रहा है? किसान के पास सिर्फ एक डंडा और झंडा है। वो चश्मा पहने खड़ा है कि उसको आंसू गैस का जो धुआं है वो उसको अंधा ना करे। वो कानों में हेडफोन लगाए बैठा है ताकि ध्वनि यंत्र के थ्रू वो बोड़ा ना हो जाए या वो डेफ ना हो जाए। वो मास्क लगा के बैठा है ताकि वो जो आंसू गैस के या जहरीली गैस के जो छोड़े जाएंगे वहां पे कैनिस्टर, उससे उसका बचाव हो। वो अपने बचाव में खड़ा है। आपको वो आक्रामक लग रहा है? जब ये सीज फायर की बात करते हैं, एक तरफ निहत्था आदमी खड़ा है जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है और एक आदमी, और दूसरी तरफ वो सारी कार्य प्रणाली खड़ी है जो उसको मारना चाहती है, उसको खत्म करना चाहती है, उसको निस्ता नाबूद करना चाहती है, उसको मिट्टी में मिलाना चाहती है। मिट्टी से नाता किसान का बचपन से है और एक जनरेशन से नहीं, कई जनरेशन से है। वो मिट्टी से धन उपजाता है, वो मिट्टी से धान उपजाता है, वो मिट्टी से सब्जी उपजाता है। और ये सरकार क्या कर रही है? ये उसी को मिट्टी मिलाने में कोशिश कर रही है। तो गलत कौन है और सही कौन है ये तो जनता को दिखाई दे रहा है। मेरी आपके प्रोग्राम के माध्यम से यही अपील है लोगों से, सिविल सोसाइटी के लोग हों, वकील हों, जो भी लोग इस देश के लिए जिनका दिल धड़कता है, वो अपनी धर्म का चश्मा उतार दें। वो सांप्रदायिकता का जहर अपने अंदर से खत्म कर दें और इस देश को फिर से प्रगतिशील या विकासशील होने के पथ पर कैसे वापस लेके आना है, इस पे चिंतन करें, मंथन करें। अगर आज पब्लिक ये कहती है कि उसको ईवीएम पे विश्वास नहीं है, तो उस विश्वास को कायम करने के लिए उनको वीवीपैट से काउंटिंग कराएं, नहीं तो बैलेट से काउंटिंग कराएं। मैं कहता हूं कुछ नहीं है ईवीएम में, मैं मान लिया सरकार जो है वो ठीक कह रही है, पर लोगों को विश्वास तो नहीं है। जनतंत्र तो विश्वास से चलता है और इस सरकार ने पिछले 10 सालों में अविश्वास की इतना जहर घोल दिया है लोगों में कि लोग अब कुछ भी वो कहते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं। जब सरकार से विश्वास खत्म हो जाए तो उस सरकार का रहना क्या उचित है? आप बताइए दिनेश जी। जिस सरकार से आपका विश्वास उठ जाए, जिस सरकार पे आप यकीन ना कर सकें, जिस सरकार को आप सीधे मुंह बात ना कर सकें, उस सरकार का चले जाना ही ठीक है। नहीं तो ये लोकतंत्र के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के जवानों के लिए और हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। आपके बच्चे यहाँ नहीं रहना पसंद करेंगे। हमारे बच्चे कहेंगे कि बापूजी आपने तो सारी उम्र गला दी अपनी आंदोलनों में, हम आपके जैसे नहीं हैं। वो चले जाएंगे देश छोड़कर। यही चाहते हैं ये लोग कि मौजूदा जो विधायिका के लोग हैं, एमएलए एमपी के बच्चे यहां रहते हैं, देश में नहीं रहते। एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे यहां रहते हैं, नहीं रहते। जो भी सर्व गुण संपन्न लोग हैं, जिनके पास साधन है, जिनके पास धन है, एजुकेशन है, वो अपने बच्चों का फ्यूचर यहां नहीं चाहते हैं। क्यों? आप आज पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं। हम भी तो वहीं से आए थे 70 साल पहले। आपको मैं बता दूं, जो हालत आज पाकिस्तान की है, भारत की हालत वो होते बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम उसी पथ पर हैं।
वो भी ये कहते थे हम इस्लामिक कंट्री हैं, और माइनॉरिटीज के प्रति उनका बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं होती थी। इस देश को बनाने वाले, इस देश को चलाने वाले वही लोग हैं जिनको आप कहते हैं अल्पसंख्यक हैं। देश का अल्पसंख्यक ही देश की हिम्मत है, ताकत है। देश का सिख, देश का मुसलमान, देश के बौद्ध, देश के क्रिश्चियंस, देश के जैनी, उन्होंने इस देश को प्रगति के पथ पर रखा है। आज आप कह रहे हैं कि हिंदू पॉलिटिक्स होनी चाहिए, हिंदुत्व की राजनीति होनी चाहिए, तो आप में और पाकिस्तान में क्या फर्क रहा? दूसरा पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप हिंदुस्तान में। देश की स्ट्रेंथ हमारे लोकतंत्र में है, हमारे जनतंत्र में है, और अगर लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को, लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशंस को अगर आप आहत करेंगे तो इस देश की आत्मा मर जाएगी। इस देश की आत्मा मर जाएगी तो ये देश खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जी दिनेश वोरा जी। आपने बिल्कुल सही कहा।